So, hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। और ये वाला जो फाउंडेशन कोर्स है, इस पूरे फाउंडेशन कोर्स में जितने भी नायब तहसीलदार के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर वीडियो लेक्चर रहेगा। आज वाला ये जो वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर आपका फर्स्ट रहेगा और इस पूरे फाउंडेशन कोर्स में आपके 160 लेक्चर रहेंगे जो कि आपका कंप्लीट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी रहेगा। और इसी में हम आपके साथ MCQs भी डिस्कस करेंगे और कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शंस और लेक्चर फॉर्म में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जितना भी कंप्लीट सिलेबस है वो नायब तहसीलदार का, खाली एक टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपके सिलेबस में नायब तहसीलदार के सिलेबस में मेंशन है। सो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे ताकि जो चीज़ हमने ये शुरू की है ताकि इसको हम लास्ट तक लेके जा सकें, आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू चल सके। इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को अप्रिशिएट करेंगे ताकि हमारी जितनी भी टीम है वो इसके ऊपर और ज़्यादा वर्क करे और ज़्यादा आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करे। जितने भी व्यूवर्स, नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी नायब तहसीलदार के एस्पायरेंट है उनके पास ये वीडियो लेक्चर और ये कंप्लीट कोर्स पहुंच सके। नायब तहसीलदार जो कि आपका JKSSB एग्जाम JKSSB कंडक्ट करने जा रहा है, उसकी ऑफिशियल डेट्स आउट हो जाएंगी जैसे भी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि रहेगा बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। और इसके बीच ये नहीं है कि जो आपका जो बुक्स हैं जिसमें वो सारी टॉपिक पढ़े रहते हैं, मतलब जो हर एक जगह पे कंटेंट अवेलेबल है वो नहीं, कुछ ऐसा अलग से कंटेंट रखेंगे जो कि दैट इज सीम्स टू बी न्यू, जो कि कुछ नया इसमें ऐड करेगा इसके बेसिक में। हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड के ऊपर। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये वाला टॉपिक रखेंगे हम आपके लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज में हम 160 लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। जितना आप साथ देंगे उतना हम इसको बेहतर से बेहतर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रहेंगे बेसिक डेफिनेशंस। जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आपको NT के एग्ज़ाम में जो आ सकती हैं। इसके लिए रहेगा आपके पास सबसे पहले रहेगा इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ दिस इन्वायरमेंट? तो अगर हम बात करें, अ नेचुरल कंपोनेंट कंस्टिट्यूटिंग द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर टू शेप द हैबिटेट एंड द इकोसिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक नेचुरल कंपोनेंट है हमारे जिसमें हमारे बायोटिक्स और एबायोटिक्स आते हैं। मतलब लिविंग्स, हमारे जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं और जितने भी हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। ये वो वाले फैक्टर हैं, सपोज लिविंग की बात करें या नॉन लिविंग की बात करें, जिस तरह हमारा टेम्परेचर आ गया, उसके बाद हमारे पास एयर आ गई, उसके बाद हमारे पास ह्यूमिडिटी आ गई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ गई। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, एक हैबिटेट, एक रहने वाली जगह जहाँ पे हम रहते हैं और जितना भी इकोसिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है उस सारे के इंटरेक्शन में ये सारी चीज़ें आती हैं। किसमें? अ नेचुरल कंपोनेंट कंस्टिट्यूटिंग, एक ऐसा नेचुरल कंपोनेंट जिसमें बायोटिक्स और एबायोटिक फैक्टर रहते हैं जो कि शेप करते हैं किसी भी हैबिटेट और इकोसिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करें, कंस्टिट्यूट फिजिकल में हमारे आ जाएंगे एयर, वाटर। उसके बाद बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में आ जाएंगे हमारे पास जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं एंड केमिकल इंट्रैक्शन, जितने भी केमिकल साइकिल्स हैं दैट इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक पॉइंट ये याद रख लें इन्वायरमेंट में। उसके बाद ऑल द ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं।
टू कैरी आउट देयर नेचुरल लाइफ प्रोसेसेस। देखो जितना भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारे हम इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड रखते हैं। एंड मीट द फिजिकल रिक्वायरमेंट, जितनी भी हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट है जिसमें हमारा फूड आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, वाटर आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, शेल्टर आ जाता है, वो सारे का सारा हम कहाँ से लेते हैं? हम इन्वायरमेंट से ही लेते हैं। सो इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? अ नेचुरल कंपोनेंट कंस्टिट्यूटिंग द इंटरेक्शन of biotic and abiotic factor to shape the habitat and the ecosystem of an organism। इतनी चीज आपको पता लग गई है। अब चलते हैं हम नीचे कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि आज बेसिक से कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इकोलॉजी। सो व्हाट इज दिस इकोलॉजी? क्योंकि ये चीज़ें सारी आपने देखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो सिलेबस ऑल्दो दिखने में बड़ा इजी है, लेकिन अब जब एग्जामिनर इस सिलेबस में से क्वेश्चन फ्रेम करेगा फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सो व्हाट इज इकोलॉजी? द टर्म इकोलॉजी, सबसे पहले ये पूछेंगे हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। ये क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। सो द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय द जर्मन जोलॉजिस्ट। एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था? अर्नेस्ट हैकेल। इन 1866 में इन्होंने एक टर्म दी थी जिसका नाम क्या था? इकोलॉजी। अब क्या होती है इकोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है दैट डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर। मतलब जो इन जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका रिलेशन, एक का रिलेशन दूसरे के साथ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइक्लिंग हो जाता है एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग, तो ये सारे इकोलॉजी मतलब इंटरडिपेंडेंस किसी के ऊपर हो जाती है तो उसको हम इकोलॉजी की कैटेगरी में ले आते हैं। सो some individual studies individual organism, population, communities, ecosystem, biomes, biosphere, these are the various level of the ecological organization। अब ये सारे क्या होते हैं? इकोलॉजिकली ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती है। सो अगर सिंपल टर्म में हम बात करें, अगर हम सीधा सिंपल टर्म में बात करें, व्हाट इज इकोलॉजी? तो इकोलॉजी क्या है? सिंपल वे में स्टडी ऑफ, अब इसमें यहां से लिख देता हूं मैं, स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है हाउ दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब कोई भी कम्युनिटीज है वो इकोसिस्टम के ऊपर कैसे डिपेंड है? इकोसिस्टम, बायोम, मतलब ये एक इनका इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है। तो ये सारा किस में आता है? सो इट इनकम्पैसिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल करते हैं। अभी मैंने जो ऐसे बता दिया, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, बायोटिक्स, एबायोटिक्स फैक्टर, ये सारे इसी में आते हैं। इंट्रैक्शंस आती हैं इसमें। हमारे पास ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी आती है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। ये एक छोटा सा टर्म है, ये आप सबको मतलब आपको सारा अंडरस्टूड ही रहता है। अब चलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। अब इसमें क्या होता है? अगर सबसे पहले हम एक पॉइंट उठा लें, यहाँ से एक पॉइंट उठा लें, हमारे पास पूछेंगे व्हाट इज एडेप्टेशंस। सो ये एडेप्टेशंस टर्म क्या है? अब इसको हम देखते हैं। अपीयरेंस, बिहेवियर, structure, mode of life of an organism that allow it to survive in a particular environment। जो भी अडेप्टेशन, मतलब सपोज हम गर्मियों में रह रहे हैं, सर्दियों में रह रहे हैं, ठीक है ना, हमारी एक क्या होती है, चाहे हमारी अपीयरेंस हो, हमारा बिहेवियर हो, स्ट्रक्चर हो, मोड ऑफ लाइफ हो, जो हमें अलो करता है कि हम किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। अब ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। अगर मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए हमें, फॉर एग्जाम्पल फेनिक्स फॉक लिविंग इन अ डेजर्ट। एक फेनिक्स फॉक है, वो क्या रहती है? डेजर्ट में रहती है। हैज़ अ लार्ज ईयर, उसके बड़े बड़े कान होते हैं। क्यों होते हैं? अब ये भी पता होना चाहिए। अलो हीट रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी टू अलो इट कूलिंग, मतलब वो इसको क्या करती है? बड़े कान जो इसके हीट रेडिएशन होती है वो क्या करती है? बॉडी अलो हीट रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी टू अलो इट कूलिंग, तो ये कूलिंग के लिए होते हैं। फिर एक और पॉइंट है, मैमल फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर, मतलब जो मैमल होते हैं कोल्डर एरियाज में, ठंडे इलाकों में, उनके जो ईयर होते हैं, कान होते हैं, वो शॉर्टर होते हैं। एंड लिम टू मिनिमाइज हीट लॉस, ताकि जो उनकी जो हीट लॉस है जो बॉडी में से कोल्ड, अब देखो ठंडे इलाके के जो ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनकी बॉडी में से हीट
उनके अंदर हीट रहना ज़रूरी है, तभी वो तो सर्वाइव कर लेंगे। अगर बड़े सपोज जिस तरह फेनिक्स डेजर्ट के बड़े कान हैं, वो क्या करती है, अलो करती है रेडिएशन को, तो बॉडी ठंडा करती है। लेकिन अब जो कोल्डर एरिया के होते हैं उसके शार्टर होते हैं, ताकि उनकी जो हीट है वो बाहर रेडिएट ना हो सके, रिलीज ना हो सके, जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है। सो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे आता है किसमें, दिस इज कॉल्ड एज एलन लॉ, एलन रूल या एलन लॉ। ये एलन जो रूल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं। ये तो मॉर्फोलॉजिकली हो गया। अब फिजियोलॉजिकली अगर हम देखें, विनोमस एनिम फॉर एग्जांपल, जिस तरह जितने भी विनोमस एनिमल हैं जो कि क्या करते हैं, पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं टू कैच देयर प्रे, जो अपना क्या कहते हैं शिकार होता है उसको पकड़ने के लिए, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ और टू वार्ड ऑफ द प्रेडेटर, ताकि वो क्या करते हैं, अगर जितने भी विनोमियस जहर प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो प्रे होता है उसको कैच करते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं जो भी कोई एनिमी उनको दिखता है। अब आ जाता है बिहेवियरली कैसे होते हैं अडेप्टेशन में। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हाइबरनेशन, एक होती है एस्टिवेशन। अब हाइबरनेशन को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन इज अ विंटर सर्वाइवल टेक्निक, मतलब इसको हम विंटर स्लीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विंटर स्लीप भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, दैट इज द फिनोमेना ऑफ हाइबरनेशन ऑब्जर्व्ड इन बैट। अब देखो सर्दियों में बैट्स हो गए, बियर हो गए, रॉडेंट चूहे वगैरह हो गए, ये क्या चले जाते हैं, ये डीप स्लीप में चले जाते हैं। अपने बॉडी के अंदर इतना फूड या इतनी एनर्जी या इतना फैट स्टोर कर लेते हैं ताकि वो बाहर नहीं जाते, और वो उस पीरियड ऑफ टाइम में हाइबरनेट कर लेते हैं, अपने आप को रेस्टिंग पोजीशन में रख लेते हैं, और वो जो खाना होता है सॉरी वो उसी में से अपनी बॉडी से यूटिलाइज कहते हैं। तो इसको हाइबरनेशन को कहेंगे विंटर स्लीप, और इसी के साथ एक और टर्म आती है उसको कहते हैं एस्टिवेशन, इसको समर स्लीप कहते हैं, याद रखें। ये हो गया हमारा पॉइंट अडेप्टेशन के ऊपर, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? सो वेरिएशन क्या होता है, ये चीज़ें भी हमें समझनी है, क्योंकि बेसिक से चलेगा और 160 के अराउंड टॉपिक हैं जो हम आपके साथ इस एग्जामिनेशन के लिए आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे आपका कितना साथ है, जितना आप साथ देंगे, जितना हमारी वीडियोस या इस लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना प्रेफर करेंगे, उतना हम और ज़्यादा एंथुसिस्टिकली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब वेरिएशन आ गया। वेरिएशन क्या हो गया, सबसे पहले अगर हम पॉइंट देखें, चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ड्यू टू द एडिशन और डिलीशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। अगर देखिए हमारा जो जेनेटिक मेकअप होता है उसमें या तो कुछ जीन एडिशन होंगे या कुछ डिलीशन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डिफरेंस इन द स्किन कलर में, स्किन में डिफरेंस है, कोई ब्लैक कलर है, कोई वाइट कलर है, इन द टाइप ऑफ द हेयर अमंग डिफरेंट इथनिक ग्रुप। अब देखो एक चीज़, सपोज नॉर्मल स्ट्रेट हेयर है, एक बंदा उसके करली हेयर है, ठीक है, तो कोई जीन ऐड हुआ या कोई जीन डिलीट हुआ उसी की वजह से। अब देखो सभी ब्लैक अफ्रीकन्स जो होते हैं, ठीक है जी, तो कईयों के बाल आपने देखा होगा स्ट्रेट होते हैं, कईयों के करली होते हैं, ऑल्दो दोनों एक ही जेनेटिक मेकअप से मतलब पेरेंट्स से इवॉल्व हो सकते हैं। तो क्या होता है उनमें कुछ जीन जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, कुछ डिलीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। अब बात आ जाती है वेरिएशन में म्यूटेशन, ठीक है जी, चेंज इन क्लाइमेट हो जाता है, कुछ जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं, और इसमें क्या करते हैं इंड्यूस्ड वेरिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी सारे टाइम में ये जो वेरिएशन होती है। उसके बाद आ जाता है एडेप्टेटिव रेडिएशन। एडेप्टेटिव रेडिएशन क्या होता है, प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाई फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्पीशीज टू फॉर्म अ न्यू फॉर्म अंडर अ इन्वायरमेंटल चैलेंज और न्यू इन्वायरमेंटल नीच। मतलब क्या हो जाता है एडेप्टेटिव रेडिएशंस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है जो अपने पुराने एंसेस्टर फोरफादर के तरीके से या उसमें जो चीज़ें हैं वो डेवलप हुई थी, लेकिन उस टाइम का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी या इन्वायरमेंटल चेंज थे वो तो अलग थे, अब का अलग है। तो उसमें और इसमें क्या हो जाता है, इंसान में इस वाले में और इस वाले में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। ये जेनेटिक्स के आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसके जेनेटिक्स वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है,
ये होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। जब कोई न्यू स्पीशीज फॉर्म हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन। सो स्पेसिएशन का ये टर्म आपको आनी चाहिए। सो अ स्पीशीज कंप्राइजिंग मेनी पॉपुलेशन, इसमें बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं। ऑफन डिफरेंट पॉपुलेशन रिमेन आइसोलेटेड ड्यू टू द जियोग्राफिकल बैरियर। अब डिफरेंट पॉपुलेशन अलग अलग भी रहती हैं कुछ जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से। अब अगर बात करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड टू द स्पेसिएशन। मतलब दो किस्म की बातें कर लेता हूँ। ये दो पॉपुलेशन कम्युनिटीज हैं, एक यहाँ पे रह रही है, एक यहाँ पे रह रही है। पहले ये दोनों इकट्ठे रहते थे, सपोज ये दोनों एक कोल्ड क्लाइमेट एरिया में रहते थे। लेकिन अब क्या होता है, जब ये आइसोलेटेड रहेंगे, मतलब इसमें से कुछ इंडिविजुअल कोल्ड में चलेगी और कुछ वाले इंडिविजुअल हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में चलेगी। अब इसमें और इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन, तो इसको क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल स्पेसिफिकेशन और एलोपैट्रिक स्पेसिफिकेशन। अब हमारे पास आता है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। न्यू स्पीशीज डेवलप साइमल्टेनियसली में बी ड्यू टू द डिफरेंट फूड रिसोर्स डिफरेंट होते हैं डिस्पाइज नो फिजिकल बैरियर और इनब्रीड, ठीक है जी। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 4 आ जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है, चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। जब हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें चेंजिंग जब आ जाती है, चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल दैट रिजल्ट फॉर एन एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें कोई एरर आ जाता है, उसमें कोई मॉल फंक्शनिंग आ जाती है, या एडिशन या डिलीशन हो जाता है, गिविंग राइज द न्यू जीन, और इसमें एक न्यू जीन बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। मतलब किसी चीज़ में, मतलब ये एक फूल है, ये पहले रेड कलर का था, इसमें कुछ ऐसी रेडिएशन या म्यूटेशन की, तो ये रेड की जगह अब क्या हो जाएगा, ये मतलब रेड का है तो पर्पल का हो सकता है, मतलब किसी का भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल। सो एज अ रिजल्ट मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज शो वेरिएशन एंड आर नॉट आइडेंटिकल। मतलब एक ही गुलाब है, मतलब सपोज गुलाब है, वो रेड कलर का भी है, वो ब्लैक कलर का भी है, वो वाइट कलर का भी है, तो म्यूटेशन की वजह से ये सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका पॉइंट 5 रहेगा आपकी एग्जामिनेशन के लिए, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो ये एग्जामिनर पूछेगा नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या है, दैट इज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलेस। डार्विन और वेलेस ने नेचुरल सिलेक्शन जो है ये प्रपोज की थी। सो ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्पीशीज अडेप्ट इन देयर इन्वायरमेंट। जो कोई भी स्पीशीज है वो अपने एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्ट करती है। अब नेचुरल एक एवोल्यूशनरी फोर्स होती है, मतलब कैसे इंसान इवॉल्व हुआ, कैसे कोई चीज़ इवॉल्व होती है। दैट सेलेक्ट अमंग वेरिएशन, दैट इज द जीन दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग, जिसमें उसको बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग मिलता है। रीचिंग रिप्रोडक्टिव एज, मतलब बच्चा पैदा करना, ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए एक एज मिलती है। एंड पासिंग ऑन सूटेबल अडेप्टेशन टू देयर प्रोजेनी, और जो एक सूटेबल अडेप्टेशन है जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको प्रोजेनी कहते हैं, उसमें जा सकती है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा नेचुरल सिलेक्शन। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 6 आता है हमारे पास एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर टाइम थ्रू द चेंज इन इट्स जीनोम। जो उसका जेनेटिक मेकअप है, एवोल्यूशन मतलब काफ़ी टाइम लगता है, उसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आता रहता है, उसके जेनेटिक मेकअप में चेंज आता रहता है। सो ये वो वाला प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट चेंज ओवर टाइम ड्यू टू इट्स जीनोम। अब क्या होता है, मे अराइज टू द न्यू स्पीशीज, एक न्यू स्पीशीज बन जाती है, एंड मेक द ऑर्गेनिज्म बेटर सूटेबल फॉर द प्रेजेंट इन्वायरमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन या वेरिएशन की वजह से होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली चीज़ें पूछेंगे, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वेलेस, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी इन 1859। आपको डेट्स भी पता होनी चाहिए। सो दिस थ्योरी में बी एक्सटेंडेड इन द लाइट ऑफ द प्रोग्रेस इन द जेनेटिक्स दैट इज आल्सो नोन एज न्यू डार्विनिज्म। इसको न्यू डार्विनिज्म भी कहते हैं, ठीक है जी। आज फ्राइडे भी है, ठीक है, फ्राइडे भी है, 20th ऑफ जून 2024 है, तो आज से स्टार्ट है, तो इसको कैरी करेंगे। अब पॉइंट 7 आ जाता है हमारे पास एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन किसी चीज़ का ख़त्म होना, ठीक है जी।
द कंप्लीट डिसअपियरेंस, मतलब उसका कंप्लीट एक्सटेंशन कहेंगे या इसको विप्लुत होना कहेंगे हिंदी में, ऑफ अ स्पीशीज फ्रॉम द अर्थ प्राइमरली ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज, कोई इन्वायरमेंटल चेंज है जिसकी वजह से ये ख़त्म हो जाती है, या बायोलॉजिकल कंपटीशन है, सपोज काफ़ी सारे यहाँ पे टाइगर हैं और यहाँ पे कुछ डियर्स हैं, इनके बीच कंपटीशन है, इन सारे डियर, टाइगर ने इस डियर को खा दिया तो इनकी कोई भी स्पीशीज़ नहीं बचेगी, तो इसको कहेंगे एक्सटिंक्शन। और इनस्टेबिलिटी टू इवॉल्व फास्ट इनफ टू कोप विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, या कुछ ऐसे इन्वायरमेंट होंगे जिस तरह डायनासोर्स थे तो ख़त्म हो गए, तो कैटास्ट्रोफी की वजह से भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें करंटली द सिक्स्थ मास एक्सटेंशन, एक टर्म है सिक्स्थ मास एक्सटेंशन जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, मतलब ह्यूमन इंड्यूस, मतलब जो इंसान कोई भी एक्सटेंशन करता है, सपोज पोचिंग ऑफ एनिमल, पोचिंग करेगा इंसान, जानवरों को जाके मारेगा, उसकी स्किन, उसके टीथ, उसके जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट हैं जो कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो तो एंथ्रोपोजेनिक हो गए। एक तो नेचुरल एक्सटेंशन हो गई, एक तो एंथ्रोपोजेनिक होगी जो इंसान की वजह से होता है। सो इज़ अ प्रोग्रेस exacerbated by the humankind, our exploited misuse of the natural resource, fragmentation, loss of natural resource, habitat, destruction of ecosystem, pollution की वजह से हो सकता है, climatic change की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं हम इस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नोटेबल एक्सटिंक्शन एंड देयर काज ऑफ एक्सटेंशन, कुछ ऐसी एक्सटेंशन जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पूरी इन्वायरमेंट से ख़त्म हो चुकी हैं और वो किसकी वजह से हुई थी। अब देखते हैं। सो इसमें अगर हम बात करें, ये एक टेबल है दैट द स्पीशीज वेंट अलॉन्ग विद देयर रिएक्शन एंड बिहाइंड देयर एक्सटेंशन एंड टाइम लेवल। सबसे पहले ये वाला इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एक स्पीशीज है डोडो। तो ईयर ऑफ एक्सटेंशन की अगर बात करें, ये ख़त्म हो गया था, कब हुआ था? 1681 में। तो मतलब ये जो डोडो स्पीशीज़ है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब ये मॉरिशियस फॉरेस्ट में इसका हैबिटेट था, रहते थे। एक्सटेंशन इसका खात्मा क्यों हुआ? सबसे पहले इस डोडो बर्ड को क्या करते थे? ओवर हंटिंग करते थे बाय ह्यूमन एंड प्रीडेशन इंट्रोड्यूस स्पीशीज, रैट या पिग्स की वजह से ये इंट्रोड्यूस जो हुए थे प्रेडिशन, तो उसकी वजह से ये ख़त्म हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पॉइंट याद रखना है, डोडो जो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर सेकंड पे आ जाता है पैसेंजर पिजन, ठीक है, कबूतर जा वाला, वो वाला है। तो इसमें ये हुआ था ईयर ऑफ एक्सटेंशन 1914 में इसकी एक्सटेंशन हुई थी। ये रहते कहाँ थे? नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, फॉरेस्ट एरिया में रहते थे। आपको पूछे जाएगा कि स्पीशीज़ कौन सी है, ईयर ऑफ एक्सटेंशन कौन सी है उसकी, वो रहता कहाँ था, काज ऑफ एक्सटेंशन क्यों है। सपोज यही क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसका एक स्टेटमेंट ये बना लेंगे, एक स्टेटमेंट ये बनाएंगे, बोलेंगे डोडो जो था वो एक्सटिंक्ट हुआ था 1685 में, तो वो वहाँ पे स्टेटमेंट पूछेंगे बोथ 1 और 2 वो 3 कहाँ तक रहता था, तो उस तरह आपको ऑड आउट करके आपको आंसर मैच करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मास हंटिंग, बहुत ज़्यादा इसकी हंटिंग हुई, उसका जो हैबिटेट था वो डिस्ट्रक्शन हुआ क्योंकि काफ़ी सारी वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुई, जंगल का कटाव हुआ उसकी वजह से। अब नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा तस्मेनियन टाइगर। अब तस्मेनियन टाइगर है तो इसको थाइलासीन भी कहते हैं, ये भी टर्म है, ये जो है आपको पता होगी तभी जाके आप इसको कर पाएंगे। तो 1936 में ये जो था एक्सटिंक्ट हो गया था। तस्मेनिया में ये पाया जाता था, ग्रासलैंड जो और फॉरेस्ट में। हंटिंग इसकी ह्यूमन की वजह से हुई थी सॉरी। उसके बाद हैबिटेट लॉस हुआ था, कंपटीशन विद द इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ लाइक डॉग, उनकी वजह से ये जो स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस की थी उसकी वजह से इसको कंपटीशन करना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी क्या हो गई, ये एक ऐसी कगार पे पहुंच गए जहाँ पे इनका क्या हो गया, खात्मा हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। अब नंबर हमारे पास कितना होगा? 4 नंबर पे, 4th वन पे आएगा बाइजी यंतन रिवर डॉल्फिन। इसको बाइजी कहते थे, ये आपने याद रखनी है टर्म। ये जो पॉइंट है जैसे तस्मेनियन टाइगर, बाजी एक्सटिंक्ट हैं, तो 206 में फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो ये जो बाइजी यंतज़ाई रिवर की डॉल्फिन थी,
ये कहाँ पे इसका हैबिटाट था, यंतज़े रिवर चाइना में ही था। हैबिटाट डिग्रेडेशन हुआ था, डैम कंसंट्रेशन हुई थी, पॉपुलेशन हुआ था, और ओवर फिशिंग, ज़्यादा जो फिशेस थी उसकी वजह से इसकी जो थी क्या हो गई थी, ये विप्लुत हो गया था, ख़त्म हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था। अब हमारे पास आ जाता है 5 पॉइंट पे ग्रेट ऑक, याद रखेंगे ये ऐसे ऐसे टर्म है जो आपको पता रखनी है। तो ये 1844 में एक्सटिंक्ट हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में था। क्यों हुआ था? ओवर हंटिंग फॉर फीदर की वजह से, मीट की वजह से, एग की वजह से, हैबिटाट एक्सप्लोटेशन बाय ह्यूमन की वजह से ये हुआ था। अब पेरेनियन एबिक्स याद रखें, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, करंट अफेयर है, कुछ भी तरीके से ये एग्जामिनर यहाँ से नहीं देगा एग्जामिनेशन में, तो कहाँ से देगा? छोटी छोटी चीज़ें तो आपको सबको पता है, जो इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, वो भी चीज़ें बाद में करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको पूछेंगे। तो ये 2000 में ख़त्म हो गया था। पायरेनीज माउंटेन स्पेन में था ये आपका इसका हैबिटाट पता होना चाहिए। ओवर हंटिंग थी, हैबिटाट लॉस था, कंपटीशन था डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक की वजह से, तो ये ख़त्म हो गया था। अब हमारे पास 7वें नंबर पे आता है स्टेलर सीक्रो। स्टेलर सीक्रो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1786 में ख़त्म हो गया था, नॉर्थ पैसिफिक कोस्टल वाटर में था ये। ओवर हंटिंग हुई थी इसकी मीट के लिए एंड फैट के लिए बाय ह्यूमन शॉर्टली आफ्टर इट डिस्कवर। ठीक है जी। अब चलते हैं हम 8 पॉइंट के ऊपर। कैरेबियन मोंग सील बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेबियन मोंग सील ये 1952 में जो थी इसकी एक्सटेंशन हो गई थी। कैरिबियन सी में ये जो है हैबिटाट था, ओवर हंटिंग थी, हैबिटाट डिग्रेडेशन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम अगर 9 की बात करें, गोल्डन टोड। गोल्डन टोड जो था ये 1989 में ख़त्म हुआ था, कोस्टा रिका में था, कोल्ड फॉरेस्ट में था, क्लाइमेट चेंज था, हैबिटाट लॉस थी, फंगल इन्फेक्शन था उसकी वजह से, जिसको हम क्लैट्रीडायोमाइसिस की वजह से ये ख़त्म हो गया थी गोल्डन टोड फ्रा। तो कोस्टा रिका में था, ये कैरेबियन सी में थे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद 10th नंबर पे हमारे पास था पिंटा आइसलैंड टेरोटाइज। पिंटा आइसलैंड टेरोटाइज जो था, तो 2012 में डेथ हुई थी, डेथ ऑफ लॉन्सोम क्रोमोजोम, सॉरी दिस जॉर्ज। तो ये कहाँ पे था? गैलोपैगोस आइसलैंड में था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गैलोपैगोस कहाँ पे है। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ था, हंटिंग की वजह से हुआ था, प्रीडेशन की वजह से होता, इंट्रोड्यूस स्पीशीज लाइक गोट एंड रैट की वजह से ये जो था क्या हुआ था, विप्लुत हो गया था। ये कुछ 10 हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछेंगे। ये कौन थे, इनका हैबिटाट कौन सा था, एक्सटिंक्शन कब हुई थी, कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन पूछेंगे। ठीक है जी। अब कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो क्या करती हैं, दैट शो स्पीशीज़ शोइंग हाइबरनेशन, जो कि हाइबरनेशन शो करती हैं। अब मैमल की कैटेगरी में सबसे पहले आ जाए स्तनधारी जो आते हैं, दूध पिलाने वाले जो होते हैं, उसमें बियर की बात करें, ये ब्लैक बियर, ग्रिजली बियर, ये हाइबरनेशन करते हैं। अब नोटेबल फीचर क्या है? स्लाइटली डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम कर देते हैं। मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो स्लो होता है सिग्निफिकेंटली, तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं मैमल्स में, अगर बियर की बात करें। अगर बैट्स की बात करें, लिटिल ब्राउन बैट है, उसके बाद बिग ब्राउन बैट है, इसमें आ जाते हैं इंटरट्रापोर आ जाता है, कंजर्वेशन एनर्जी ड्यू टू फूड स्कियर विंटर। ठीक है ना, तो ये क्या कर ले, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। फिर अगर ग्राउंड स्क्यूरल की बात करें, गुलहरी की बात करें, इनमें भी एग्जांपल अगर हमारे बोले आर्टिक ग्राउंड स्क्यूरल की बात करें, इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है टू नियरिंग फ्रीजिंग लेवल, तो ड्रॉप कर लेते हैं। बॉडी का जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा तो एनर्जी कम यूज़ होगी, तभी हम नहीं कहते कोई भी चीज़ है जो जिसको कायरो प्रिजर्वेशन में करो या फ्रीज करके रख लो, अब एनर्जी हीट की वजह से रिलीज होती है, तो वो जो है वो कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद हेज होग्स जो हैं, यूरोपियन हेज होग, इनका जो हार्ट रेट होता है और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स मतलब जिस तरह कंगारू, जिनका पेट के अंदर पोच होता है जहाँ से कंगारू बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जो उनको कहते हैं मार्सुपियल्स। तो माउंटेन गिमीज, पिग्मीज, पोसम हैं, ये आपको नाम याद रखने हैं। हाइबरनेट फॉर अ मंथ इन अल्पाइन रीजन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, तो अल्पाइन रीजन जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ में ये हाइबरनेट करते हैं।
ठीक है जी, ये चीज़ याद रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे हमारे पास कौन से सारे, अब बात करेंगे हम रेप्टाइल्स की। ठीक है जी, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में टेरोटाइज आ जाते हैं, पेंटिन टेरोटाइल्स है। ये किसकी वजह से हाइबरनेट अंडर वाटर लेता है, रिले ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर शिफ्ट कर लेता है। अब स्नेक की बात करेंगे, गार्टर स्नेक है जो गैदर इन कम्यूनल डेंस टू हाइबरनेट, अपने जो कम्यूनल डेंस होते हैं वहाँ पे जाके हाइबरनेट करता है। लिजर्ड ग्रीन एक्वागोना की बात करें, हाइबरनेट इन बारो ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन में ये चला जाता है। अब बात जाती है एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रहें, वाटर एज वेल एज लैंड में सर्वाइव करें। अब फ्रॉग की बात करेंगे तो वुड फ्रॉग होगी, बुल फ्रॉग होगी। प्रोड्यूस एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस, इनके अंदर कुछ ऐसे एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस होते हैं टू सर्वाइव फ्रीजिंग, तो ये फ्रीजिंग कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास सैलामेंडर। स्पॉटेड सैलामेंडर की बात करें, हाइबरनेट करती है अंडरग्राउंड या एक्वाटिक इन्वायरमेंट कंडीशन में। फिर कॉर्प्स आ जाते हैं, कॉमन कॉर्प्स की बात करेंगे, हाइबरनेट करेंगे एट बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज विद रिड्यूस एक्टिविटीज। ठीक है जी। उसके बाद फिश की बात करें तो कैट फिश, जिसको हम चैनल कैट फिश भी कहते हैं, ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन करती है कोल्डर मंथ में। द सकरमोथ कैटल फिश, और इसको प्लियोको भी बोलते हैं, शो केस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्वाइवल बाई इंड्योरिंग मंथ इन ड्राइड मड विदाउट वाटर, इक्विप्ड विद अ स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग ऑर्गन, कुछ इसके स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग ऑर्गन हैं। इट इंटर डोरमेंसी अकाइन टू हाइबरनेशंस अंटिल रेन हाइड्रेट इट्स इन्वायरमेंट, जब तक रेन नहीं होती है वो हाइड्रेट अपने आप को नहीं करते। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है इंसेक्ट की कैटेगरी की बात करूं मैं, इंसेक्ट कैटेगरी की बात करूं, इंसेक्ट में आ जाता है लेडी बग आ जाता है। लेडी बग क्लस्टर शेल्टर प्लेस लेता है वार्म ड्यूरिंग हाइबरनेशन। उसके बाद बम्बल बीज आती हैं, क्वीन बम्बल बी हाइबरनेट करती है विंटर सीजन में। बटरफ्लाइज मोरिंगा क्लॉक हाइबरनेट इन ट्री हॉलो और क्रैक, उनमें जो ट्री के क्रैक होते हैं या हॉलो उसमें चले के हाइबरनेट करती है। अब बर्ड्स की बात करें, कॉमन पोर व्हील फेलिनो पिटलस न्यूटालाई, तो ये जो होता है ओनली बर्ड टू बी नोन एज हाइबरनेट एक्सटेंडेड पीरियड इंटर एज अ टोरपार लाइक स्टेट, तो ये इसमें करता है। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास बात आती है आगे इकोलॉजिकल हियरार्की। इकोलॉजिकल हियरार्की आती है, तो सबसे पहले अगर हम इकोलॉजिकल हियरार्की की बात करें तो इकोलॉजिकल हियरार्की में क्या आता है, इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की बात चल रही है, इंडिविजुअल की बात चल रही है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन बने, इंडिविजुअल से मतलब सपोज एक हमारे पास फिश है, कुछ भी हो सकता है, तो एक इंडिविजुअल है मतलब एक ह्यूमन है, उसकी काफ़ी सारे ह्यूमन जुड़ेंगे तो पॉपुलेशन बन जाएगी, काफ़ी सारे जुड़ेंगे तो पॉपुलेशन बन जाएगी। अब पॉपुलेशन इंसानों की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है, बर्ड्स की भी हो सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये पॉपुलेशन अलग अलग है तो ये पॉपुलेशन बनेगी कम्युनिटीज़। अब मतलब इंसानों की कम्युनिटी है, जानवरों की है, बर्ड्स की है। उसके बाद ये सारे जब इंटरडिपेंडेंसली रहेंगे एक पर्टिकुलर हैबिटाट में तो उसको कहेंगे हम इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के बाद क्या होता है, एक टर्म होती है इकोलॉजिकल हायरार्की में, क्या होती है, बायोम्स आता है। ठीक है, पूरा बायोम्स, किसका बायोम्स है, ठीक है, बायोम्स आ जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी, मतलब ये तो अलग अलग रहेंगी, कम्युनिटीज़ वाइज ये अलग 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 हैं। जब इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये सारे इकट्ठे रहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारा बनता है बायोम। बायोम के बाद आ जाता है हमारे पास बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में मतलब जितनी भी लिविंग स्फीयर है हमारी, जितनी भी हमारी लिविंग स्फीयर है जहाँ पे जानदार चीज़ें रिजाइड करती हैं, तो बायो मीने लाइफ एंड स्फीयर मीने रीजन। ठीक है जी, ये सारी हमारी इकोलॉजिकल हियरार्की है। ठीक है जी। अब सबसे पहले इकोलॉजिकल हियरार्की में अगर मैं बात करूं, जो चीज़ मैंने ऊपर बताई है, इंडिविजुअल एंड स्पीशीज़ होंगे। इंडिविजुअल क्या होता है, वो वाला ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट फंक्शनल इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली रहेगा। स्पीशीज़ की बात करूंगा, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें ग्रुप होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के
सिमिलर इंडिविजुअल केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन इंटरब्रीडिंग, जिस तरह हम इंसान ह्यूमोसेपियन है। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनमी, तो ये जो है ये बेसिक यूनिट है टैक्सोनमी की। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉपुलेशन, कम्युनिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज ऑक्युपाइंग अ डेफिनेट एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब एक कम्युनिटी होगी, इंटरब्रीड करेगी आपस में, और डेफिनेट पीरियड में उसकी एक पॉपुलेशन बन जाएगी, तो उसको न्यू सेम स्पीशीज की ऑक्युपाई करेंगे किसी एरिया में, तो उसको हम कहेंगे क्या, पॉपुलेशन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी। क्या आ जाता है हमारे पास, कम्युनिटी। सो कम्युनिटी क्या है, नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म। कोई प्लांट फॉर्म हो जाता है, जिस तरह ग्रास लैंड कम्युनिटी डोमिनेट हो जाती है, इट में कंटेन हर्ब्स, ट्री श्रब्स होता है। मेजर कम्युनिटीज़ में आता है हमारे पास लार्ज साइज है, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, दे डिपेंड ओनली ऑन द सन एनर्जी और साइड, ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद माइनर कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, जिस तरह आपने लाइकन देखे होंगे, पत्थर होगा तो पत्थर के ऊपर वो छोटे छोटे से होते हैं। लाइकन जो होता है ये फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन से बनता है, काउ डंग के ऊपर भी बनता है, ठीक है, काफ़ी सारे। उसके बाद स्टेबिलिटी कम्युनिटी हो जाएगी, डू नॉट शो हो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। फिर उसके बाद इकोसिस्टम आता है। इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ इकोलॉजी आता है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बायोम। बायोम मतलब अलग अलग, अब इकोसिस्टम तो है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, बायोम। बायोम अलग अलग होता है। सपोज अब अगर बात करें, अ जियोग्राफिकल एरिया डिस्टिंक्टिवली प्लांट एंड एनिमल ग्रुप आर अडेप्टेड टू पार्टिकुलर। अब 5 बायोम्स की बात करें, अब पानी वाला बायोम अलग है, बायोस इकोसिस्टम में आएगा। इक्वेटिक ग्रासलैंड अलग है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, टुंड्रा, ये सारे अलग हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बायोम एक इकोसिस्टम में होते हैं। इकोसिस्टम मतलब अलग हो गया। और उसके बाद ये पूरा, इसमें भी जानवर हैं, एक्वेटिक में फिश हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, इस सब में आती हैं। बायोम्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हैबिटाट। अ बायोम कंप्राइजेज अ वैरायटी ऑफ हैबिटाट। इसमें बहुत सारे हैबिटाट होते हैं। प्लांट एंड एनिमल इन अ बायोम हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। अब जिस तरह टाइगा फॉरेस्ट जो होते हैं वो टेम्परेट रीजन में होते हैं ऑफ ऑल द कंटिनेंट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। फिर आ जाता है हमारे पास बायोम, बायोस्फीयर। सो अगर बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर ये मैं आपके सामने ले आता हूँ। जिस तरह रीजन दैट इज बिलो द अर्थ, द रीजन ऑन एंड अबोव एंड बिलो द अर्थ सरफेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अब बायोस्फीयर में हमारी लिथोस्फीयर आ जाती है, जहाँ पे हम रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर पानी वाला आ जाता है। एटमोस्फीयर जहाँ पे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डेड ऑर्गेनिज्म एटम प्रोड्यूस, एटमोस्फीयर। अब्सेंट एट एक्सट्रीम, अगर बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें, हाईएस्ट माउंटेन एंड डीपेस्ट ओशन की बात करें, ओकेजनली स्पोर ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया डू ओकर अ ग्रेट हाइट, यहाँ पे पाए जाते हैं, बट दे आर मेटाबॉलिक इनएक्टिव डोमिनेंट लाइफ। तो ये इनएक्टिविटी होती है, ठीक है जी। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसको आप देख लेंगे, सावानास कैसे होते हैं, ठीक है जी। सावानास हो गए, डेजर्ट हो गया जिसको मरुस्थल या रेगिस्तान कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हो गए, मैरीन इकोसिस्टम हो गया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया जो समुंदर के अंदर है, जो पानी का है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, हमारे पास ये हमारे पास ग्रास लैंड आ गया, बोरियल फॉरेस्ट आ गया, टुंड्रा आ गया। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, बायोम्स हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ टॉपिक्स, ये एक टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपका मतलब हमारे जो पूरे टॉपिक हैं अराउंड 160 के करीब हमने डिसाइड किया है कि आपके साथ हम आपके इस पूरी एंट्री की तैयारी के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप जितने भी व्यूवर्स हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। इस वीडियो लेक्चर या इस सीरीज़ को या इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, ठीक है ना। इसी के साथ ये सारा पढ़ने के बाद इसके बाद MCQ सीरीज़ भी आएंगे, बट तभी आएंगे जब अटेंशंस मिलेंगी। मतलब अटेंशन ये नहीं, मतलब इस वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, तो उसके बाद ये वाला सेशन भी हम आपके साथ पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि आपकी जितनी भी तैयारी होगी वो इसके ऊपर हम पूरा फोकस और डेडिकेशन से बैठेंगे, तब
तक आप हमारे साथ क्या करेंगे, जब तक आपका हमारे साथ कॉन्टैक्ट बना रहेगा। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को मैं सम अप करता हूँ। मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।